वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सबका सितारा। तो नाज़रीन, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें से एक दांत है जो कि मैं कहूँगी कि बेचारे दांत हैं कि इनको खुदा ना खास्ता कोई इशू अगर आ जाए तो हम ख्याल ही नहीं करते इसका, जब तक दर्द इतना बढ़ ना जाए। ठीक है, फिर चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है। जितना मर्ज़ी आप टीवी पे जितने मर्ज़ी खौफनाक ऐड लगा लें, जितनी मर्ज़ी खौफनाक आप तस्वीर लगा दें, स्मोकिंग का जो रुझान है मर्दों में, ख़वातीन में, वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल इन फ्यूचर जाकर हो सकते हैं। अच्छा, दांतों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हमारी ना हो, इसकी सेहत का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? दांतों की पिलाहट हमारी मुस्कुराहट को भी मुतासिर करती है। फिर छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, छोटे बच्चों में दांतों का जो टेढ़ापन है, जो कैविटी के मसले मसाइल हैं, बड़ों की अगर बात करें तो मसूड़ों का वीक हो जाना, इन सारे मसलों मसाइल पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उमर फारूक अहमद साहब, ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं हमारे ओरल हेल्थ की, उनसे जानने की आज हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स मसले हमारे यहाँ हैं दांतों की हेल्थ के हवाले से, बच्चों में बड़ों में, वो क्या हैं? सबसे पहले तो दांतों में कीड़ा लग जाना। ठीक है, कि दांतों के अंदर कैविटी होगी हुई है, पेशेंट्स आते हैं कहते हैं दांतों के अंदर फंस रहा है, दांतों के अंदर पेन हो रही है। ठीक है, दूसरा जो मेन मसला जो आता है वो है गम्स के अंदर से ब्लड आना। ठीक है, कि मसूड़ों के अंदर से खून आ रहा है। तीसरा जो कॉमन मसला पूरी दुनिया के अंदर है वो है दांतों का टेढ़ा होना, ज़रा टेढ़ापन दांतों का। और इसके अलावा जो दांतों की पिलाहट का मसला। ठीक है, और जो बाद पेशेंट ऐसे हैं वो कहते हैं कि जब वो बात करते हैं मुंह के अंदर स्मेल आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले मसले की सबसे पहले हाईलाइट करते हैं। दांतों का कीड़ा लगना या कैविटी का होना बहुत कॉमन है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। पहले बच्चों से मेरे ख्याल से आगाज़ कर दें, क्योंकि बच्चे इतना ब्रश भी इतने रेगुलर तरीके से नहीं कर रहे होते, फिर चॉकलेट मत खाओ, ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। ज़्यादातर हमने यही सुना है कि चॉकलेट खाने से, मीठा खाने से बच्चों के दांतों में कीड़ा लग जाता है। असल वजह ये मीठा है या ब्रशिंग ना करना है? देखिए, जो असल इसकी वजूहात है ना वो ब्रशिंग ना करना है। देखिए, ये दांतों की स्ट्रक्चर है। ये अल्लाह ताला ने हर दांत जो पीछे जो खाने वाले जो दांत है पीछे, आप देखें इसके ये इरेगुलर है। जब भी कोई बच्चा या बड़ा कोई चॉकलेट्स, कैंडी या कार्बोहाइड्रेट या स्टिकी फूड खाता है, अगर वो इसको इस जगह पे लाजमी बात है जब उसको ग्राइंड करेगा इधर वो फंस जाएगी। अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए दांतों की सरफेस के ऊपर या दांतों के दरमियान जो स्पेस है उसमें फंसा रहे तो मुंह के अंदर मिलियन के हिसाब से बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो इसके अंदर फंसा होता है या दांतों की जो स्ट्रक्चर के ऊपर लगा होता है जो स्टिकी फूड, उसको अपनी फूड के तौर पर यूज़ करते हैं और अपने जिस्म से एसिड निकालते हैं, जैसे हम यूरिन पास करते हैं। तो जो एसिड है वो क्या करेगा, आपको पता है जहाँ भी गिरेगा उधर कैविटी कर देगा। हमने आप जितना मर्जी बच्चों को रोकें या बड़ों को रोकें, हम सारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि इनको चॉकलेट्स बंद करवा दें, कैंडी बंद करवा दें। आप बेशक बंद करवा दें, बाहर से कोई रिलेटिव आएगा वो ले आएगा, कि कोई बर्थडे है या कोई फंक्शन है उधर से उन्होंने ले लेनी है। हमने मेन उनको इस पे बच्चों को एजुकेट करना है कि बच्चों ने ब्रश करना है। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा कैविटी बनने की है, लोग कहते हैं हम ब्रश करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं ब्रश करते हैं। मेन क्या है कि वो सही टाइम पे नहीं करते। इधर क्या होता है, जितने भी पॉपुलेशन है चाहे पाकिस्तान की है या बाहर की है, मोस्टली क्या होता है कि सुबह उठते हैं सबसे पहले ब्रश करते हैं। ठीक है, हम भी उठ के सुबह ब्रश करते हैं, उसके फौरी बाद ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट जब कर लिया वो जितनी भी आपने फूड ली वो सारी वो स्ट्रक्चर के ऊपर फंस गई। उस तरह फिर आपने ब्रंच किया वो भी दांतों पे फंस गया, फिर आपने लंच किया, डिनर किया और उसी तरह आप सो गए, फिर पूरी ओवरनाइट वो दांतों पे वो फंसा रहा। फिर सुबह उठे, फिर ब्रश किया और उसके बाद ब्रेकफास्ट, यानी 20 सेकंड्स में किया। एग्जैक्टली। और यानी 24/7 आपका सिर्फ 15 मिनट साफ रहा जब आपने ब्रश करके ब्रेकफास्ट किया। सही टाइम क्या है कि रात सोने से पहले ब्रश करें कि दांतों की सरफेस है वो साफ रहेगी। सुबह उठे, नमाज पढ़ी, कुल्ली करने के बाद आपने, क्योंकि रात को तो दांत साफ हैं, आपने ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करके आपने जहाँ ऑफिस जा रहे हैं कॉलेज, उससे पहले आपने ब्रश करके जाना है। तो जब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रंच टाइम 2-3 घंटे वो दांत साफ रहेंगे
और रात को आप जब करके सोए हैं तो 6-7 घंटे जब आपकी नींद है वो तो 24 घंटों में 8 से 10 घंटे जब दांत साफ रहेंगे ना दांतों में कैविटी बनती है, अगर बनती भी है तो बहुत कम बनती है, और ना ही बाकी जो गम्स का इशू या बाकी ओरल जितनी भी डिजीजेस हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, खाना खाने के बाद जिस तरह आपने कहा कि असल तो गंध हमारे दांतों में तब होगा ना जब हमने खाना खाया, ब्रश के बाद वही, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है इतना ज़्यादा कि इस तरह से लिस्ट्रीन या माउथ वॉशर का जो इस्तेमाल है, अगर हम हर मील के बाद आपने जिस तरह कहा साफ़ पानी से अगर आप कुल्ली करें, तो अगर आप लिस्ट्रीन से कर लेंगे या माउथ वॉशर से कर लेंगे तो भी काफ़ी हमें हेल्प होगा कि साथ साथ हमारा मुंह साफ होता रहेगा। एग्जैक्ट। अच्छा जी, देखें वैसे भी सुन्नत भी है कि आपने जब खाना खा लिया उसके बाद आप कुल्ली करें। दूसरा ये है कि अगर आप जब भी नमाज पढ़ते हैं उससे पहले आप कुल्ली करते हैं, ठीक है, उस टाइम भी आपके 5 टाइम्स आपके वो दांत कुल्ली करने के बाद उसके ऊपर जो जमा होता है वो साफ़ हो जाता है। जो माउथ वॉश हैं ये स्पेशल आप रेगुलर तौर पे भी यूज़ होते हैं और मेडिकेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें मेडिकेटेड क्या, बाद ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें ठंडा गर्म ज़्यादा लगता है, एज के साथ साथ गम्स नीचे जाते हैं तो उनको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, या दूसरा कि अगर कोई डिजीज़ है लाइक उनको कैविटीज़ है तो उसके अंदर भी माउथ वॉश की जो सिलेक्शन होती है, और तीसरा ये है कि अगर माउथ ब्रीदर्स हैं जैसे स्मोकर्स हैं उनके लिए भी डिफरेंट है। जो जब भी आपने माउथ वॉश आपने यूज़ करना है वो समटाइम्स आपको डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आप रेगुलर यूज़ करने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। ये नहीं करना कि आप उधर जाके आपने कहीं पे ऐड देख ली, हाँ उधर से आपने ओवर द काउंटर जाके आपने माउथ वॉश ले लिया उसके बाद यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं इसी के साथ दूसरी बात को करना चाहूँगी कि जिनके मुंह से स्मेल आती है, ये भी एक बड़ा मोस्ट कॉमन मसला है। इसका एक तो रीज़न क्या है वो एक आप बताइएगा 1 बाय 1 करके, और फिर इसको ट्रीट कैसे करना है। अगर आप 100 में से जो 80% जो मुंह के अंदर से स्मेल आती है उसकी वजह यह है कि दांतों के ऊपर कैलकुलस लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और वो कैलकुलस क्यों लग जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप 2 टाइम पे ब्रश करें वो कैलकुलस लगेगा नहीं, अगर वो लगा हुआ है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो उसमें स्केलिंग और पॉलिशिंग करवानी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने जब बाद दफ़ा जो आपने दांतों के अलावा ज़ुबान के ऊपर भी अगर आपने दूध लिया है या कोई चीज़ आपने ली है तो वो उसके ऊपर जम जाता है, तो दांतों के अलावा आपने ज़ुबान भी साफ़ लाजमी करनी है। तीसरा ये है कि बाद लोगों को जैसे एसिडिटी का इशू होता है और साथ स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है, बर्प आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके मुंह से भी स्मेल आती है। फोर्थ ये है कि अगर दांतों की ये ऊपर बाद दफ़ा ये होता है, ये ऊपर वाली सरफेस के अलावा भी पेशेंट कहता है मैं इसको भी साफ़ करता हूँ, ज़ुबान को भी साफ़ करता हूँ, मुझे कोई स्टमक का इशू भी नहीं है, फिर भी मेरे मुंह से स्मेल आती है। उसकी वजह ये होती है कि दांतों के दरमियान भी खाना फंसा होता है, ठीक है। अगर उसको वो रिमूव ना करवाएं, वो ब्रश से रिमूव नहीं होगा, उसके लिए आपको डेंटल फ्लॉस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो डेंटल फ्लॉस करता है फिर मुंह से स्मेल नहीं आती। और बात बहुत ही कम रेयर ये होता है कि अगर पेशेंट कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ क्यों डेंटिस्ट के पास जाने का रुझान इतना कम है? हम इसको इतना ईजी ले लेते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर दांत की कोई तकलीफ हो जाए तो वो कहते हैं कि ईयर और जो आपकी टीथ हैं वो सबसे पेनफुल, मतलब बहुत तकलीफ होती है। आप खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, अगर इनमें कोई इन्फेक्शन कोई मसला हो जाए, स्केलिंग और पॉलिशिंग आप देखेंगे कितने भी पीले दांत हो जाए जिसका आपने जिक्र किया, हम नहीं जा रहे होते। और रीज़न क्या दिया जा रहा होता है, मैंने बहुत लोगों से बहुत बार सुना है कि उससे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या दांत हिलना शुरू हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, फिर आप जाएंगे, फिर आपको तो रेगुलर जाना ही पड़ेगा। इस मिथ को भी ज़रा ब्रेक करते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले आपने कहा कि डेंटिस्ट के पास लोग क्यों नहीं जाते। सबसे पहले ये है कि जो ये डेंटल ट्रीटमेंट है ये महंगा इलाज है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आपको स्टरलाइजेशन का भी डर, आपको ये होता है कि अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा या जाऊंगी उधर से मुझे कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टरलाइज है भी हैं कि नहीं है। हाँ। तीसरा ये होता है कि आपने जब डेंटिस्ट को आप सर्च करते हुए आपको डर लग रहा होता है कि सीनियर कितना है या जूनियर है। फोर्थ ये है कि आपको ये भी डर होता है कि मैं किसी और मसले के लिए चला गया हूँ या चली गई हूँ, आगे से वो मुझे कोई इसकी और ट्रीटमेंट ना बताए। हाँ। और सबसे ज़्यादा आजकल जो इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। अब हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि अगर मुंह के अंदर पेन होती है तो ओवर द काउंटर जाके पेन किलर ले ली, अगर गम थोड़े ब्लीड कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए देख रहे होते हैं, नेट गूगल पे सर्च कर लेते हैं और उसकी पेस्ट ले। एग्जैक्टली। तो मेन जो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते। लेकिन जो अगर आप ओवरऑल देखते हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल जो आता है कि ये महंगा इलाज है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसको विजिट नहीं करते। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आप डेंटिस्ट के पास जाने से बेहतर पहले प्रिवेंशन जब आप स्टार्ट कर देंगे, जितनी आपकी बीमारी है वो रुक जाएगी, और जितनी आपको लग चुकी हुई है लाइक आपको कैविटीज़ हैं या कैलकुलस वगैरह वो आपको रिमूव करवा लेना चाहिए। दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि स्केलिंग और पॉलिशिंग के बाद जो दांत वीक हो जाते हैं और जो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, ऐसा
1% भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जो डेंटल प्रोसीजर होता है वो स्केलिंग और पॉलिशिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले ये क्या होता है कि आपने जब दांतों के ऊपर कैलकुलस लगता है, दांतों के ऊपर जो कैलकुलस लगता है, ये देखिए ये दांत है, इसके साथ ये मार्जिन्स है, इस मार्जिन्स पे जब वो लगता है वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसकी रूट्स को और बोन को ख़त्म करते जाते हैं और गम्स मार्जिन को। जब ये जो गम्स और बोन नीचे जाती है, उसका जो सेंसिटिव जो दांत का नीचे वाला पार्ट है, रूट, वो जब एक्सपोज हो जाती है तो उसे ठंडा गर्म जब लगता है, तो जो ही वो ऊपर जब जमा होता है, जब डेंटिस्ट क्या करता है उसको रिमूव करता है, जो ठंडा गर्म है वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए लगता है, लाइक 2 वीक्स के लिए या 1 वीक के लिए। अगर आप रेगुलर इसकी स्केलिंग और पॉलिशिंग दांतों की करवाते हैं फिर ठंडा गर्म नहीं लगता। जो ही उसके लिए फिर डेंटिस्ट क्या करता है, आपको उस सेंसिटिविटी के लिए आपको टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन ये ऐसा इसके पीछे 1% भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो टिप्स यूज होती हैं वो बिल्कुल ब्लंट होती हैं, वो काटती नहीं है, वो जो ऊपर जमा होता है उसको रिमूव करती हैं। और उन लोगों को ठंडा गर्म ज़्यादा फील होता है जो साल में उसका कि कभी जिन्होंने 8-10 साल तक कभी स्केलिंग पॉलिशिंग नहीं करवाई या कभी डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया, उसके बाद जब आते हैं या कभी कभार जो स्केलिंग करवाते हैं, अगर जो रेगुलर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करवाते हैं उनको ठंडे गर्म की शिकायत अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये भी हम बड़ा आजकल ट्रेंड देख रहे हैं ना कि दांत निकलवा दिया, रूट कैनाल की ज़रूरत कब पड़ती है, दांत निकलवाना कब है, किन किन कंडीशंस में ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जो जब कैविटी दांत की ऊपर वाली स्ट्रक्चर पे बन जाती है, उस जो कैविटी है उसका साइज पे डिपेंड करता है और दांत की कौन कैविटी कितनी डीप है। जो एक नॉर्मल टूथ है उसकी 3 लेयर्स हैं, ऊपर वाली एनामल कहते हैं, सेकंड जो डेंटिन, और थर्ड में पल्प है। जैसे हड्डी के अंदर मिक होती है, दांत बोन मैरो जो होती है, तो दांत के सेंटर में भी मिक होती है। अगर जो पहली और दूसरी सरफेस तक अगर कैविटी जाती है तो पूरी दुनिया में उसकी ट्रीटमेंट क्या है, फिलिंग। ठीक है, अगर वो फिलिंग आगे बढ़ती हुई 3rd लेयर तक चली जाती है, नर्व्स जहाँ पे दांतों की वेसल सेंटर में होती हैं, तो पेशेंट को कंटिन्यू पेन फील होना शुरू हो जाती है। और जब कंटिन्यू पेन फील होती है तो फिर डेंटिस्ट के पास 2 ऑप्शन आती हैं। अच्छा, पेशेंट को जब पेन होती है, पेशेंट क्या करता है, मैंने आपको जैसे बताया ये महंगा इलाज है, पेशेंट क्या करता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना शुरू कर देता है, उसको आराम आ जाता है, फिर एंटीबायोटिक भी लेना शुरू कर देता है, खुद ही या किसी से पूछ लेता है, कोई फ्रेंड उसका बता देता है कि आपने मेडिसिन। जब कंटिन्यू जब 3rd लेयर तक वो पड़ा रहता है तो नीचे इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऊपर का जो पार्ट है वो भी ऐसा ऐसा, जब कैविटी है उसका साइज बढ़ा होकर डिके होकर क्राउन वाला पार्ट टूट जाता है। जब क्राउन वाला पार्ट टूट गया, नीचे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया बोन, तो उस टाइम हमारे पास हल है, उसको दांत को रिमूव करना, उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अगर पेशेंट को पेन स्टार्ट हुई है, उसने चेक करवाया है, डेंटिस्ट के पास जाएगा, डेंटिस्ट क्या करेगा, सारी हिस्ट्री लेगा, उसके बाद उसका एक्सरे करेगा। अगर वो पल्प तक पहुंचा हुआ है तो क्या करेगा, इंजेक्शन लगा के दांत को नम करके वो जो पल्प वाला पार्ट है उसको रिमूव कर देगा। वो जो ऊपर से कैविटी को भी रिमूव करेगा, पल्प को भी रिमूव करेगा। जो पल्प को रिमूव करने के अमल को रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट यानी दांत की जड़ों का इलाज भी कहते हैं इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी इंजरी की सूरत में, खुदा ना खास्ता, स्पेशली मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि दांत अगर अब बच्चों के जो हैं मिल्की टीथ जो हैं वो टूट चुके हैं और उनके दांत आ चुके हैं, उसके बाद बच्चे, आपको पता है कि बड़े एक्टिव होते हैं, चोट लग जाती है, दांत का कोई हिस्सा टूट जाना, उसको रिपेयर किया जा सकता है? जी, वो बहुत इजीली हो जाता है। जब आप पेशेंट जब आता है आपको डेंटिस्ट के पास के चेक करवाते हैं कि मेरा ये पार्ट दांत का ये गिरता है, तो उसकी वो कंप्लीट पहले हिस्ट्री लेते हैं और ये देखते हैं कितना पार्ट टूटा हुआ है, ठीक है, दांत का। अगर उसको चोट बहुत कम यानी लगी है तो वो आइडिया भी हो जाता है, क्योंकि जब वो गिरता है, अगर उसको बाकी यानी नोज पे, लिप्स पे चोट नहीं लगी होती तो डेंटिस्ट को आइडिया हो जाता है इसको ज़्यादा नहीं लगी। अगर वो ज़्यादा लगी होती है तो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा भी टूटा हो, बात ये होता है कितनी ज़ोर से हिट हुआ है। अगर थोड़ा हिट हुआ है तो क्या करेगा, वो इसी को फिल कर देगा, ठीक है। वो टूथ कलर मटेरियल होता है, वो पता भी नहीं लगता, उसको कंपोजिट फिलिंग कहते हैं, ठीक है। लोग इसको लेजर फिलिंग भी कहते हैं, वाइट फिलिंग भी कहते हैं। वो तकरीबन 5 से 10 साल तक वो रहती है। अगर वो आधे से ज़्यादा टूट जाए या आधे 75% तक तो अगर ठीक है नेचुरल टूथ, तो उसकी फिलिंग हो जाती है। अगर आधा टूट जाए तो फिर उसके ऊपर कैपिंग होती है। अच्छा, उसके बाद जब चोट लगती है उसको फिर फॉलोअप रखना पड़ता है कि बाद में उसके अंदर जो पल्प है उसकी नेक्रोसिस ना हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बहुत ज़्यादा हिट होता है तो जो पल्प है वो ऐसा नेक्रोज, वो फट जाती है अंदर से, वो नेक्रोज होना शुरू हो जाती है। तो बाद पेशेंट्स को 8 से 10 साल बाद उन्होंने फिलिंग भी करवाई होती है, एकदम पेन या स्वेलिंग नाक के पास शुरू हो जाती है। तो उससे वो जब भी अगर चोट लगे, अगर उन्होंने पेशेंट ने फिलिंग करवा ली हुई है तो उसको लाजमी हर 2 साल के बाद उसका एक्सरे करवा के उसका फॉलोअप रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बड़े बुजुर्गों के लिए खासकर जानना चाह रही हूँ, जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा घबराते हैं ना, डर जाते हैं, खाने में भी दिक्कत होती है, खुदा ना खास्ता दांत गिरने की, तो सबसे बेस्ट क्या है
कौन सी ट्रीटमेंट करवाई जाए, और ये जो डर है उनके अंदर ये भी ज़रा थोड़ा सा दूर करें, प्लस फिर उसकी केयर कैसे है जो फिर बाद में आर्टिफिशियल टीथ लगवाए जाते हैं। जी अच्छा, देखिए सबसे पहले जब आपने पूछा कि वो डेंचर, देखिए अब पेशेंट है उसके मुंह में कोई दांत नहीं है, ठीक है, बड़े हैं। अब पहले सिर्फ ये होता था कि पिंक कलर के आता था, एक सेट एक ऊपर लगाते हैं एक नीचे लगाते हैं। जो जो एडवांसमेंट आती गई है साइंस के अंदर, तो अब क्या है कि आपको जो दांत हैं वो थ्रू इम्प्लांट्स के लग जाते हैं, वो फिक्स दांत लग जाते हैं, उसमें उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता। लेकिन उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हड्डी है वो इस काबिल है कि उसके अंदर इम्प्लांट लगाए जा सके। उसको कैसे डेंटिस्ट या उसको डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट कहते हैं जो इसको देखता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हड्डी का पहले टेस्ट करवाते हैं, जैसे एक्सरे होता है, वो एक्सरे टाइप का होता है, उसको CBCT कहते हैं। उसमें डेंटिस्ट आइडिया लगा लेता है कि जैसे आप देखें कोई आपने प्लॉट है उस पर बिल्डिंग बनानी है, तो आप इंजीनियर क्या करेगा, सबसे पहले उसकी मिट्टी का टेस्ट करवाएगा कि इसके ऊपर इतना प्रेशर है कि हम इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आता है उसकी पहले हड्डी का टेस्ट करवाते हैं कि इधर इसके अंदर जब हम इम्प्लांट लगाए इसकी हड्डी के अंदर इतनी पावर है, समझाने के लिए जैसे चिप बोर्ड है, विंड बोर्ड जैसे होती है लकड़ी की, जैसे बोन की टाइप्स होती हैं कि उसके अंदर इम्प्लांट खड़ा हो सकता है कि नहीं। दूसरा ये है, अब आगे हुई है डिजिटल इम्प्लांटोलॉजी, करेक्ट, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें स्कार आपको काट, यानी आपको गम के अंदर कट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। आप क्या करते हो, सारा आप पेशेंट का साइज ले लेते हो, पहले आपने एक्सरे करवा लिया, उस पर आपको ये हो गया कि ये पेशेंट एलिजिबल है फॉर फिक्स टीथ। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक स्टंट बनवाते हैं, वो पेशेंट के मुंह के अंदर रख के सिर्फ जितनी जगह पे इम्प्लांट लगना उतना हिस्सा थोड़ा सा पीछे करते हैं। कोई उसमें स्टिचेस नहीं लगते, कोई उसमें स्कार नहीं बनता, और उसके बाद उस जगह इम्प्लांट लगा देते हैं। और अगर हड्डी बहुत अच्छी है तो आपको विद इन आपको लाइक 15 से 30 डेज के अंदर पूरा सेट लग जाता है। इम्पोर्टेंट होता है कि किस एज ग्रुप में आप हैं, क्योंकि नहीं, इसके लिए एज का कोई नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें एज है इंपॉर्टेंट है ये एग्जैक्टली, और इसमें अगर 18 ईयर से कम तो इम्प्लांट हम लगा नहीं सकते। 18 ईयर से लेके जो मोस्टली जो ज़्यादा फुल माउथ के लगते हैं इम्प्लांट्स, वो 90, 95, 98 के भी पेशेंट्स को जो मैंने 85, 90 के भी पेशेंट्स को लगाए हुए हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे हैं उनमें दांतों का टेढ़ापन, आजकल के पेरेंट्स भी काफ़ी कॉन्शियस हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनके दांत लाइन हों, ठीक हों, तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम दे सकते हैं, और किस एज ग्रुप से फिर हम बच्चों को देख सकते हैं? अगर उन्हें मिल्की टीथ रह गए हैं तब भी ट्रीटमेंट हो सकती है उनकी? देखिए, जो सबसे पहले तो टेढ़ेपन की कॉजेज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है जेनेटिक्स। अगर पेरेंट्स में फादर साइड से या मदर साइड में किसी के दांत टेढ़े हैं तो उसको लाजमी कॉन्शियस होना चाहिए कि बच्चे जो जो उसके बड़े होंगे 6 साल के बाद जब उसके परमानेंट आना शुरू होंगे तो मोर देन 95% चांसेस है कि इसके दांत टेढ़े होंगे, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर वो जो पेशेंट है वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग बोतल फीडिंग के ऊपर है, यानी फीडर बहुत साल आगे 4 ईयर्स तक तो ठीक है, ओके, अगर ले रहा है थोड़ी ईयर से, अगर बाद लोग लेते भी नहीं है, अगर वो 8 साल 9 साल तक था उसमें भी सामने से दांत बाहर आना शुरू हो जाए। तीसरा ये तो माउथ ब्रीदिंग। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चे हैं वो रात को सोया हुआ है, उसका मुंह खुला हुआ है, तो आपने लाजमी उसको ENT वालों को चेक करवाना है, क्योंकि वो मुंह इसका इसलिए खुला हुआ है कि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है। और उसमें बहुत, अगर आप थंब सकिंग बहुत लॉन्ग टर्म काफ़ी एज तक अगर वो बच्चा कर रहा है तो उससे भी दांत बाहर आ जाते हैं। आपने पूछा कि कौन सी एज तक, उसमें जो एज जो रिकमेंडेड है वो 6 साल से बाद 6 साल से लेके 12 से 15 साल तक लाजमी चेक करवानी चाहिए। जितना अर्ली करवा लेंगे उतना बेहतर होगा। एग्जैक्टली, उसकी वजह क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दांत आगे पीछे हो या दांतों में स्पेस हो। सम टाइम ये होता है जा भी आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है। बाद लोगों का आपने देखा होगा जा नीचे वाला आगे की तरफ है, बाद बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ है। इसको जो डॉक्टर देखते हैं, जैसे हार्ट का डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, आइस का होता है उसको आई स्पेशलिस्ट, जो इसका जो डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। तो आपको जब ऐसी कोई अलामात नज़र आए कि दांत आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हैं या दांतों में स्पेस है, तो उसको, और अगर जो आगे पीछे हो रहा है तो वो उसके लिए आप ऑर्थोडोंटिस्ट को चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता वीक बोन अगर हमारी बॉडी में या कोई हमें हड्डियों की मसले मसाइल हैं तो वो हमारे दांत को भी इफेक्ट करेंगे, उसकी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज होगी? ओबियसली देखिए, जो दांत है वो हमारे हड्डी के अंदर लगे हुए हैं। अगर ओवरऑल जनरल ही उसको जैसे विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, उसकी डाइट ठीक नहीं है, तो ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर उसके इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमर फारूक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमारी जो दांत हैं उनकी हेल्थ
को हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, और डॉक्टर के जो विज़िट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता अगर कोई आपको इशू हो तो घर बैठे सिर्फ पेन किलर मत लेते रहें, बल्कि उसको प्रॉपर चेकअप करा के उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे फिर से होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।